नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है जो रेलवे का 3200 प्लस साइंस कर रहे हैं उसी क्रम में आज हम लोग का सेट नंबर 3 होगा। चलिए उसके प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। देखिए कोई भी पदार्थ जो है उसका प्रतिरोधकता जो है ये जो है ना आपको पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तापमान। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक, देखिए विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक इकाई है, देखते होंगे मीटर में आता है जो यूनिट में बिजली बिल लेने के लिए, तो ये किलोवाट घंटा होता है, ठीक ना। यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है आपको, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁶ जूल या 1 यूनिट होता है, ठीक ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर यानी क्या हुआ, तो एक वाणिज्यिक इकाई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गाढ़ कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल होती है, कि गाढ़ कोशिकाएं जो है किस प्रक्रिया में शामिल। देखिए गाढ़ कोशिका कहाँ पर होती है, तो ये रंध्र जो होती है, रंध्र के मुंह पर जो है दोनों, यही है आपको गाढ़ कोशिका, ठीक है। तो ये देखिए किस क्रिया में ये सम्मिलित रहता है, तो ये आपको वाष्पीकरण का क्रिया में सम्मिलित रहता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि इसकी कोई बस जो है 3 से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, देखिए कौन सा दर्पण है, तो ये आपको उत्तल दर्पण है, ठीक नहीं, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, इसमें देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है और देखिए फोकस दूरी इसका दिया हुआ है 2 मीटर को। देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है ना आभासी होता है, तो इस साइड होता है, ठीक ना, तो 2 मीटर हो गया। अब देखिए इसका 3 से 3 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि बस का दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। ये 3 मीटर हो गया, जो कि यू का मान है, तो यू किस में होगा, तो निगेटिव में होगा। ठीक, अब देखिए दर्पण फॉर्मूला होता है आपको 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी पूछ रहा है, ठीक ना। तो 1/u देखिए 3 सेंटीमीटर है जो यू का मान, तो माइनस में हो जाएगा 1/3 इजकल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/v हमको निकालना ही है, बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। f कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आएगा, 1/v बराबर 1/2 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 6 होगा, उसके बाद देखिए 3 2 5 ऊपर में 5 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा आपको 6/5 हो जाएगा। ठीक, तो v बराबर 6/5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव में 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो यह पॉजिटिव में आया है वैल्यू, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कि दर्पण के पीछे जो है आपको 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ठीक, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है आपको कि पेयजल को कीटाणु मुक्त कराने में, ठीक है, पेयजल को कीटाणु मुक्त करता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब देखिए 2 दिया है कि सोडा एसिड अग्निशामकों में, हाँ ठीक है, सोडा एसिड में भी होता है इसका प्रयोग। 3 में दिया है कि कोई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में या ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी होता है रासायनिक उद्योग में। ठीक, तो 4 में दिया आपको केक बेकिंग, देखिए केक बेकिंग में जो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं होता है, तो यही नहीं है। तो ये देखिए किस ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, तो वह क्या करता है। सबसे पहले समझिए कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। देखिए फेगोसाइटोसिस क्या है कि जैसे कोई भी जो बाहर से शरीर के बॉडी में जाता है, यानी कि बॉडी में कोई भी चीज़ जाता है जो कि शरीर के एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे जो है ना कोई जो है उसको भक्षण कर लेता है, ठीक है ना। कोशिका द्रव में होता है जो, उसे भक्षण कर लेता है, तो इसी प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या कहा आपको कि गर्भनिरोधक है जो तकनीकी जो कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटिस को बढ़ाती है, वो कौन सी है, ये देखिए आपको कॉपर टी है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर टी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों का गुण समान पाए गए थे। ठीक, देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो क्या कहता है कि जिसमें जो है ना आपको कहता था इसमें कि ये 8वें तत्व के गुण जो है ना पहले गुण के समान होता है। ठीक ना, देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए लिथियम दिया हुआ है और सोडियम दिया हुआ है। ठीक, देखिए लिथियम कहाँ है, तो लिथियम देखिए यहाँ है और सोडियम देखिए यहाँ है। ठीक, देखिए 8वां तत्व है, देखिए 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8वां तत्व है। ठीक, यानी क्या हुआ कि ये न्यूटन का अष्टक नियम है। ठीक, तो इसका उत्तर ए ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। ठीक ना, देखिए लिंग का निर्धारण जो है आनुवंशिक रूप से किस जीव में नहीं होता है, तो आपको घोंघा में जो है ना आपको ये आनुवंशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, देखिए जब ये घोंघा आखिर कैसे करता है लिंग निर्धारण, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई भी घोंघा जो है ना आपके शरीर के संपर्क में आता है तो बड़ा वाला घोंघा जो है ना ये मादा आता था, छोटा वाला घोंघा क्या होता है नर में बदल जाता है। ठीक है ना, यानी क्या हुआ घोंघा का आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरणें दो माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेरेंस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या कहा है कि एक प्रकाश किरण है जो कि दो पृथक करने वाले एक इंटरफेस है। ठीक है, ये पृथक करने इंटरफेस है, उसके अभिलंब के अनुदिश, ये देखिए इसका अभिलंब है, तो इसी अभिलंब पर ही जो है ये आपतित हो रहा है। ठीक है, तो अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो अभिलंब के साथ कोई कोण बनाता है उसी को कहा जाता है अपवर्तित किरण के बीच का कोण। ठीक है, तो यहाँ तो बना ही नहीं रहा है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। 2 में कहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। 3 कहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। डी में कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ठीक है, हमसे गलत पूछा है, तो कौन सा गलत कथन है, तो देखिए किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सही बात है, क्योंकि देखिए किण्वन का में जो है आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो ये तो सही है। 2 में कहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। 3 में का सी में कहा है आपको कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन, सही है। प्रथम में देखिए पायरुवेट का अम्ल का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज का विघटन होता है। ठीक है, अब डी में दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, नहीं, ये गलत है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ हमको गलत ही पूछा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समूह के निम्न में से किस तत्व के सर्वाधिक औधात्विक गुण होते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक औधात्विक गुण इस समय से कौन होगा, देखिए जब हम देखिए कोई भी आवर्त में जो है बाएं से हम दाएं की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है इसका धात्विक गुण जो है ना आपको घटता है। ठीक नहीं, सर्वाधिक औधात्विक गुण है, मतलब क्या इसका धात्विक गुण घटता होगा। ठीक नहीं, तो देखिए सबसे इधर में कौन है, तो ये आपको सल्फर है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती है, यानी कि मानव कोशिका के आकार को बदलने में जो क्षमता रखेगी तो वो क्या है, तो वो है आपको WBC है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा WBC। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि हम डैश में अमोनिया मिलाकर विलयन बनाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, क्या है, देखिए जब हम देखिए Al और Cl3 है, इसमें जब अमोनिया मिलाते हैं तो क्या बनता है आपको Al × OH का होल थ्राइस, यही क्या है एक सफ़ेद अवक्षेप बना है। ठीक, यही सफ़ेद होता है, तो ये किसको मिलाने से बना है, तो ये आपको AlCl3 का विलयन को मिलाया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब यानी फोकस करता है तो कुछ समय बाद जलने लगता है, तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ हमको सही कथन पूछा है। ठीक है, देखिए ये चीज़ आप बचपन में किए होंगे, तो ये देखिए क्या होता है कि जो दर्पण जो है ना आपको प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है वही दर्पण ये काम करेगा, तो ये कौन करता है, तो ये अवतल दर्पण करेगा। देखिए क्या कहा है कि जलने लगता है, तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। एम देखिए क्या है कि अवतल गोलीय दर्पण है, सही है, अवतल गोलीय दर्पण होता है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, धनात्मक नहीं होती है, गलत है। डीम का है कि ये सीम का है कि ये एक अभिसारी दर्पण है, तो ये अभिसारी दर्पण है, हाँ ये सही है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है, यानी ए और सी सही है, जो कि किस ऑप्शन दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थित कुंडली की गति इन प्रेरित धारा को निर्धारित करेगा, तो ये आपको कौन सा नियम होगा, तो ये आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, यानी कि बेरियम सल्फेट है उसको एल्युमिनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर जो कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा है संतुलित अभिक्रिया, तो ये आपको है देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको 3BaSO4 2AlCl3 और
3BaCl2 और Al2 यदि ये आपको संतुलित है, ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ संभव है, इसमें से कौन सा स्थिति है जो कि संभव है, ठीक ना। ए में दिया हुआ है आपको चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, सही बात है, जितना भी चुंबकीय बल रेखा है सारा जो है आपको एक दूसरे के समांतर ही होता है। बी में का है कि चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित विरुद्ध हो सकते हैं, सही बात है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए जितना भी चुंबकीय बल रेखा हो तो क्या होता है, अर्धवृत्त यानी कि संकेंद्रित विरुद्ध ही होता है, ठीक नहीं। सी में आपको दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, नहीं, गलत है, क्योंकि देखिए प्रतिच्छेद इसी कारण नहीं करती है, अगर प्रतिच्छेद कर देगी तो एक जगह उसका जो है ना 2 दिशा प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए और बी सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन जो होता है उसके नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इसमें किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो ये जो है आपको ये ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल को करता है, ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, ठीक नहीं, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें 2 जगह जो है ना आपको विस्थापन हुआ है, तो एक जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ देखिए आपको एक जगह पर आएगा आपको AgNO3 और बी के जगह पर आएगा आपको KBr, ठीक है, तभी नहीं विस्थापित हो कैसा बनेगा, ठीक है, AgBr और KNO3 बनाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है AgNO3 और KBr, ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ए में दिया हुआ है कि स्थिर अनुपात को नियम को संतुष्ट करने के लिए, बी में दिया हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, सी में दिया हुआ है कि अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमानों का अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें अभिक्रिया करते हैं, डी में दिया है कि अभिकारकों और उत्पादकों के उन आयतनों को दर्शाने के लिए जिनमें वो अभिक्रिया करते हैं। तो ये देखिए संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्योंकि देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है, तो गहरा समुद्र में जो होता है पानी का रंग नीला दिखाई देता है, ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको देखिए सबसे ऊपर में जो है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे में जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम है, तब एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है और पीवी है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, Ag है और Au है, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा क्या है कि निम्न धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, यानी कि अभिक्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में, तो यही होगा कि शुरू में आपको पोटेशियम आएगा, उसके बाद सोडियम, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखिए ये कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्रम में है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए पहले पोटेशियम है, तब सोडियम है, तब जिंक है, कॉपर है, Hg है और Ag है, ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और जो पिछला वीडियो नहीं देखें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ड से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।